नमस्कार, मैं हूं आर्यन शुक्ला और आप देख रहे हैं इंटरटेनमेंट ब्लॉग्स। आज मैं एक ऐसे शख्स से आप सभी को मिलाने वाला हूं कि अगर मैं उनकी बात करूं तो एक ऑलराउंडर कह सकता हूं उनको। एक बहुत ही बेहतर लिरिक्स राइटर, कंपोज़र, फिल्म के लेखक, बहुत ही एक अच्छे अभिनेता, बहुत ही बेहतरीन सिंगर। मतलब कि मैं जितनी उनकी तारीफ़ें करूं शायद उनकी जो क्वालिटी है वो गिनाते गिनाते मेरी उंगलियां कम पड़ जाए। वैसे हमारे बड़े भैया सिद्धार्थ भैया, सबसे पहले प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप? और सबसे पहले दो शब्द हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, हमारे छोटे भाई हैं आर्यन, और इन्होंने मेरी तारीफ के जो पुलिंदे बांधे हैं सब इनका प्यार है। और इनके इस चैनल इंटरटेनमेंट ब्लॉग्स को जितने भी दर्शक प्यार दे रहे हैं उनको अनुरोध है कि और ज़्यादा प्यार दें और ये चैनल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, आगे बढ़े। सबसे पहले भैया, जैसे आपने बात करी तारीफ की, तो ये एक सच्चाई है। और जहाँ तक मुझे पता है कि सबसे पहले जो आपकी जर्नी शुरू हुई इस फिल्म में, बता दो भैया को कि ये अभी बहुत ही जल्द एक फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं। खैर इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन भैया की स्टार्टिंग से बात करते हैं कि सबसे पहले जो आपकी जर्नी शुरू हुई वो एज ए सिंगर, जहाँ तक मुझे पता है, शायद मैं भी हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट शुरू हुई। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप बताएं अपने जर्नी के बारे में कि मतलब पहले आप कैसे शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद से ऑलमोस्ट हर चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट और एक सफल इन्वॉल्वमेंट कैसे रहा। आपने जो बात छिड़ी है थोड़ी सी लंबी कहानी हो जाएगी। जी जी तो हाँ, थोड़ा सा शॉर्ट करके बताते हैं। क्योंकि देखिए, अपनी जो फिल्म इंडस्ट्री है इसका जो कीड़ा है बचपन में ही काटता है लोगों को। तो उसी तरह से अमिताभ बच्चन साहब की फिल्में और दिलीप कुमार साहब की फिल्में देखने का शौक़ शुरू से रहा। तो जब भी सिनेमा हॉल में थिएटर में जाते थे फिल्म देखने, तो पता नहीं ऐसा क्या फील होता था कि यार जो एक्टर एक्टिंग कर रहा है वो मैं ही हूँ, जो गाना गा रहा है वो मैं ही हूँ, जो डायलॉग्स चल रहे हैं उस तरह के डायलॉग मेरे दिमाग में आते थे। तो बड़ा कंफ्यूज था जो भी था। मतलब जीवन में कुछ वही काम करना चाहता था जो मुझे खुशी दे। एक 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 वाकया है मेरा। 9th स्टैंडर्ड में मैंने एक गाना लिखा था, एक शेर। उस वक्त तुम तो ठहरे परदेसी अल्ताफ राजा साहब का गानों की धूम मची हुई थी। उसी पैटर्न पे एक सॉन्ग लिखा था, एक झड़ी आंसुओं की ज़मीं पे गिरी प्यार का आज हमको सबब मिल गया, तू ना आई सही मौत आ ही गई, इस मोहब्बत का हासिल कफन मिल गया। और पिताजी से 2 चमाट मिल गई थी। वो डायरी जब उन्होंने पढ़ी थी, कहीं मतलब एक जो ना आशीर्वाद था पिताजी हाँ, का। वो आशीर्वाद के साथ क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। एल्बम्स का मुझे बड़ा शौक था सुनने का, परचेज करने का। तो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोला ठीक है, उनको ही पसंद आया, आओ मेरे साथ गाओ। तो दिल्ली में पहला शो मिल गया और वो शो भी फ्लॉप हो गया। वहाँ पे भी हवा खराब, बस्ती के 100 लोग, वहाँ 1000 लोगों का क्राउड, वहाँ से भी भगा दिए गए भाई साहब ने। कहा रहना तो दिल्ली में ही है। तो दिल्ली में उन दिनों एक DD1 का बहुत बड़ा शो चल रहा था, स्कूल डेज। कृष्णा सीरियल के टाइम पे वो आया करता था। तो उसमें जूनियर आर्टिस्ट की ज़रूरत थी। अच्छा, पैसे मेरे ख़त्म होने लगे थे, सर्वाइवल की दिक्कत हो रही थी और फादर को भी अब ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहता था मैं। तो उसकी ऑडिशन के लिए गया और वहाँ पे मुझे जूनियर आर्टिस्ट का काम किया। 100 रुपये पर डे पर मैं क्राउड में वहाँ से मैंने काम शुरू किया। और एक दिन ऐसे ही लंच ब्रेक चल रहा था और वहाँ पर एक सॉन्ग की कोई रिक्वायरमेंट थी। तो मेरे पास एक मुखड़ा था अपना लिखा हुआ, वो गाना मैंने वहाँ पे गिटार पे प्ले कर दिया गा के। एंड प्रोड्यूसर वॉज एक्साइटेड और उसने मुझे कैरेक्टर दे दिया। और उस वक्त सिर्फ दूरदर्शन चलता था और वो शो, वो एपिसोड, वो कैरेक्टर कम से कम 7-8 एपिसोड में आया। और मैं इतना पॉपुलर हो गया अपने शहर में कि जिस शहर से मैं 126 रुपये की जनरल की टिकट कटाकर मैं निकला था दिल्ली की तरफ, वो वापस लौटते हुए स्टेशन पर फूल मालाओं से और ढोल नगाड़े से मेरा स्वागत होने लगा। तो वहाँ से एक्सेप्टेंस मिल गई। पहुँचे तो एकदम से अंधेरा, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है, किससे मिलना है, और आपने दिल्ली में क्या उखाड़ा है, क्या किया, उससे कोई मतलब नहीं। मुंबई बहुत प्रैक्टिकल सिटी है बॉस। मुंबई, हाँ, हार्डकोर प्रोफेशनल सिटी। और आप क्या हो क्या नहीं हो, क्या किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे मतलब माहौल ऐसा हो गया था कि आपको जीरो से शुरू करना था और आपका जो भी बैकग्राउंड था दिल्ली का वो सब जीरो हो चुका था वहाँ पर। आपको वहाँ पर ये क्लियर होता है कि हर प्रोजेक्ट वाइज वहाँ पे काम डिसाइड होता है। आप इस प्रोजेक्ट में अगर फिट होते हो तो आप फिट इन हो। मतलब आपको
दिल्ली में आपको इनिशियल दौर पे बेवकूफ़ बनाने वाले भी मिले थे। मुंबई में ऐसा कुछ नहीं है, हार्डकोर प्रोफेशनलिज्म। तो धीरे धीरे जो बैंक बैलेंस था ये वो सब खत्म होने लगा और स्ट्रगल का दौर शुरू था। समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए क्या। 1-2 साल तो मुंबई को समझने में ही लग जाता है। सच्चाई है, बहुत लोग तो 4-5 साल निकाल देते फिर भी नहीं समझ पाते। तो देन आई स्टार्टेड घोस्ट राइटिंग फॉर अ बिग राइटर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, फॉर माई ब्रेड एंड बटर। क्योंकि डायलॉग्स लिखने का मुझे, थिएटर में भी मैं प्लेज लिखता था, हफ्ते हमारे 3 प्लेज मैंने उस ज़माने में लिखे थे। तो मुझे बाबुल की दुआएं लेती जा एक शो था, उसमें मुझे शुभना देसाई प्रोडक्शन, वहाँ से मेरी राइटिंग की शुरुआत घोस्ट की हुई। घोस्ट के बाद फिर मैं बालाजी में मैंने लिखना शुरू किया एंड देन बालाजी के सबसे बड़े शो कार्मिक कनेक्शन का मैं हिस्सा बना। उस शब्बीर आलूवालिया, आमना शेख, उस ज़माने में वो शो बना था, 1 करोड़ रुपए पर एपिसोड का बजट हुआ करता था। आई वॉज लाइक डूइंग वेल इन माई स्टफ। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव राइटर्स में टीवी इंडस्ट्री के मेरा एक माहौल बन गया था ड्यू टू बालाजी। दैट टाइम बालाजी वाज ऑन पीक। एक तो आज भी पीक पर ही है, लेकिन उस टाइम पे तो मतलब टीवी शोज की लाइक बहार थी। बिल्कुल, मतलब आप स्टार प्लस खोल दो तो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक एकता के शोज होते थे। सोनी खोल दो या कहीं ना कहीं आज भी चलता ही है। तो साथ में बड़ा अच्छा वो माहौल था। उसके बाद से मैं भैया के बारे में बता दूं कि इन्होंने बहुत सारे शोज़ करे हैं जो बहुत बड़े बड़े लेवल के, बहुत बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ। इवन कि अगर मैं अनूप जलोटा जी की मैं बात करूं जो कि सुप्रसिद्ध भजन गायक हैं हमारे, उनसे बेहद खासा रिश्ता रहा है। अनूप जी के साथ हमारी वाइफ के बहुत ज़्यादा शोज होते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, तो जो मैं बता दूं कि जो भाभी हैं, इनकी जो वाइफ है वो भी एक बहुत ही सुंदर सिंगर है, बहुत ही अच्छी सिंगर है, और उस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन भैया उसके बाद से जैसे आपने शो शुरू करा लिखना, फिर आपने एक फिल्म करी थी। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर अब राइटिंग में एकदम अच्छा हो गया तो अब क्या किया जाए भाई, मतलब सारे कीड़े थे ना, सबको मुझे शांत करना था अपने अंदर के। तो एक फिल्म मैंने लिखी, बिकॉज आई लव यू, सिद्धार्थ कुरैला, गौरी कार्निक। तो वो फिल्म साइन की तो प्रोड्यूसर्स ने बोला कि हाँ इसमें म्यूजिक किसको लेना। और लिखने का जो मेरा पैटर्न था, तो जब मैं स्क्रीन प्ले लिखता था तो जो गाने आते थे वो सिचुएशनल होते थे, और सिचुएशनल सॉन्ग्स भी मैंने उसके लिखे और उसको कंपोज भी किया था। अच्छा। तो अब आर्टिस्ट उसमें फाइनल हो चुके थे, और आर्टिस्ट अगेन मेरे साथ हमेशा ऐसा रहा ना आर्यन कि मैंने जब भी किसी आर्टिस्ट को नरेट किया है ना, तो आर्टिस्ट ने मुझसे ज़्यादा मेरे ऊपर अपना भरोसा दिखाया है। अब वो पता नहीं वो नरेशन की क्वालिटी उनको अच्छी लगी है, क्या लगाया, मेरी ईमानदारी, मेरी सच्चाई मुझे नहीं पता। ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और मेरे जितने भी आर्टिस्ट जिनके साथ मैंने काम किया उन सब का मेरे प्रति प्यार है कि उनको मुझ पर भरोसा हो जाता है ज़्यादा। सेम ऐसे ही मेरे साथ हुआ। तो सिद्धार्थ कुरैला, मनीषा कुरैला के जो भाई हैं, उन्होंने बोला कि भाई ये ऐसा ऐसा है, तो ये सॉन्ग्स तो सिद्धार्थ भाई आप ही करोगे। तो मेरे प्रोड्यूसर से मैंने बोला कि ये स्क्रिप्ट मैं इसी शर्त पर आपके साथ करने वाला हूँ, लेकिन इसका म्यूज़िक भी मैं ही करूँगा। ऐसा है। तो मुझे ऑल ऑफ अ सडन एक बड़ी फिल्म का म्यूज़िक करने का मौका मिला, और मेरा जो 9th स्टैंडर्ड का लिखा हुआ गाना था, एक झड़ी आंसू की लमी पे गिरी, वो फर्स्ट रिकॉर्डिंग मैंने कैलाश खेर साहब को की। अरे वाह, मतलब पहली रिकॉर्डिंग कैलाश का जो एक लेजेंड है हमारी इंडस्ट्री के। तो उस टाइम पे वन फाइन मंडे, बिकॉज आई लव यू, तुम्हारा दीवानी मस्तानी, एंड ये ऐसे 2-3 फिल्में थी जिनका मैंने म्यूज़िक किया, और ऑलमोस्ट बॉलीवुड की सारे सिंगर्स के साथ मैंने काम किया। स्टार्ट फ्रॉम कैलाश खेर, उदित नारायण, सोनू निगम, सुनीधि चौहान के साथ मैंने 4-5 गाने किए। बहुत म्यूज़िक में अच्छा चलने लगा। देन आई डिसाइडेड टू मेक अ फिल्म। तो अभी तक जो आपने जर्नी बताई है पूरा बॉलीवुड सिनेमा से रिलेटेड रहा। हाँ। ये सडन करके भोजपुरी में अब आपका जो है योगदान मिलने लगा है, और बहुत ही अच्छा योगदान। अभी मैं बता दूं कि अभी पवन सिंह की एक बहुत ही बड़ी फिल्म धर्मा में इन्हीं की लिखी हुई वो फिल्म है, और बहुत ही अच्छी फिल्म है। तो उसके बाद से सडन करके भोजपुरी फिल्मों में आना, और अब राइटर से आप एक निर्देशक के तौर पे आपको बता दो कि खेसारी जी को लेकर के कभी बहुत ही बड़ी फिल्म प्लान इन्होंने किया है, जो बहुत ही जल्द उसकी शूटिंग शुरू भी होने वाली है। अभी टाइटल हम आप रिवील कर सकते हैं। हाँ, मूड टाइटल है, मूड, और अक्टूबर फर्स्ट वीक में मे भी शायद शुरू हुआ हमारी फिल्म। तो बॉलीवुड से सडन भोजपुरी की तरफ आना, ये मतलब कैसे? देखिए, एक तो हमारी अपनी लैंग्वेज है, शुरू से हमको प्रेम रहा है,
और एक टाइम ऐसा था कि हमने जब म्यूज़िक का भी काम बहुत ज़्यादा चल रहा था तो हमने अपना पोस्ट प्रोडक्शन सेटअप हाउस खोल रखा था, और उस टाइम पे जब भोजपुरी फिल्मों का एक रीबर्थ हो रहा था तो उस टाइम पे हमारे स्टूडियो में बैक टू बैक फिल्में होती थी, लाइक पवन जी की अपनी फिल्में, दिनेश जी की फिल्में। उस टाइम पे औलाद, गुंडई राज, डकैत, आंधी तूफान, इन सब का बैकग्राउंड स्कोर लाइक हमारे स्टूडियो से ही होता था। हाँ, तो एक बड़ा विशेष सा लगाव सा था, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा फुल फ्लेजेड उस तरफ आना नहीं हुआ था। हमारे एक मित्र हैं राज जायसवाल, जो कि आप सभी जानते हैं, डीआरजे रिकॉर्ड्स जी हाँ, म्यूजिक बिल्कुल। लेबल है एक। डीआरजे की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बड़ी कंपनी है, और अभी खास करके बी पराग, हाँ, नसमी के गाने बहुत। सब आप तो देखते होंगे। वो हमारे बड़े परम मित्र हैं और हमारे संघर्ष के दिनों के हमारे साथी हैं, और बहुत स्टेप बाय स्टेप करके उन्होंने भी अपना एक अद्वितीय मकाम हासिल किया है। बीइंग अ लिरिक्स राइटर नाउ ही इज ओनर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। उनके पास मेरे ख्याल से 2-2,500 डिजिटल फिल्मों के राइट्स हैं इस वक्त, और काफ़ी अच्छा काम है उनका। तो एक दिन हम लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे कि चलो अब अपनी, सिंस वो भी बिहार से हैं, हमने कहा एक ब्रांच अपनी ओपन करते हैं कि अब अपनी मातृभाषा के प्रति हम अपना जो हमारा जैसे बोलते हैं फर्ज है। ना, हमारा फ़र्ज़ है, अपना दायित्व तो पूरा किया पूरा जाए। किया जाए। तो उसी बाबत हम लोगों ने प्लानिंग की कि लेट्स मेक सम गुड सिनेमा इन भोजपुरी इंडस्ट्री, और उसी के चलते हमने पहली फिल्म धर्मा प्लान की, और राज भाई ने बोला सिद्धार्थ भाई आप ही इस फिल्म को लिखो। मैंने कहा यार अब ये तो घर की बात हो गई, और मेरे मन में भी था ऐसा कुछ करना, और आपने मुझे सामने से बोल दिया, तो चलिए लेट्स डू दैट। तो और धर्मा का मैं खुद हिस्सा रहा हूँ, हाँ, और तो उसके एसोसिएट डायरेक्टर हैं मेरा हमारे। तरीके से जानता हूँ, बहुत ही कमाल की है स्क्रिप्ट लिखनी। और मतलब मैं सच पूछे तो जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बिल्कुल ही एक डिफरेंट सब्जेक्ट था, और उस हिसाब से आपने इम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छे से किया था। जो टाइटल है धर्मा, आपकी पूरी जो स्टोरी थी उसको जस्टिफाई कर रही थी। तो अब पवन सिंह के बाद अब सीधे खेसारी, और वो भी अब एज ए डायरेक्टर। मतलब मुझे लग रहा है मे भी शायद फर्स्ट फिल्म होगी आपकी एज ए डायरेक्टर। हाँ, ये मतलब डेब्यू करने जा रहे हैं। हाँ, हमारे म्यूजिक वीडियोस हाँ। तो मैंने बहुत करे। मैं फिल्मों की बात कर रहा हूँ। तो कैसा मतलब है अंदर चीज़ों को लेकर एक्साइटमेंट कैसा, या फिर आपकी तैयारी? जैसा मैंने आपको बताया ना कि वो आर्टिस्ट जो है ना मुझ पे, मेरे ऊपर भरोसा करने लगते हैं। हाँ। वो एक ईश्वर की कृपा है या आर्टिस्ट का प्रेम है या मेरे नरेशन का तरीका, आई डोंट नो। सेम चीज़ ऐसे ही हुआ। हम धर्मा हमने लिखी, हमने मूड लिखी, हम 3 फिल्में और लिख रहे हैं। तो हमारा ये 2 साल में 5 बड़ी फिल्में बनाने का भोजपुरी में प्लान था। तो 5 मैंने लिखी हैं, और हमारी कंपनी डीआरजे रिकॉर्ड्स, हमारे राज जायसवाल साहब की। तो ये हमारा प्लान था। उसके बाबत हमने, हमारे सारे आर्टिस्ट हमारे ऑलरेडी साइंड हैं। तो पवन जी की ख़त्म हुई, उसके बाद खेसारी साहब के साथ काम करना था। तो हम गए उनके पास, और उन्होंने बोला ठीक है आप कहानी बताइए। तब तक हम इस फिल्म को एज अ राइटर ही कर रहे थे, क्योंकि एक ऐसा होता है कि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा डेडिकेशन का और फुल टाइम जॉब होता है, और आप 3-4 चीज़ एक साथ कर रहे हो तो कभी उतना डिटेलिंग में हाँ, ध्यान नहीं बिल्कुल। जाता। तो हमने उनको नरेट किया। अब जब नरेट किया तो उन्होंने सामने से बोला आपने ऐसा मुझे सुना दिया कि मेरे सामने फिल्म चल रही है, तो आई डोंट थिंक सो कि इस फिल्म को आपसे बेटर कोई डायरेक्ट करेगा। ये खेसारी भाई साहब के ही वर्ड। आप क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं? मेरा पहला ही उनसे जवाब। हाँ बिल्कुल। क्योंकि आप अगर बीइंग अ सुपरस्टार, अगर आप मेरे ऊपर ये एज अ राइटर तो ठीक है, मैं एस्टेब्लिश्ड राइटर, आपने मेरा काम देखा हुआ है, बट बीइंग आप इमीडिएटली आप ये कह रहे हो कि मैं इस फिल्म को डायरेक्ट करूँ, तो क्या आपको वो भरोसा मुझ पर दिख रहा है? हाँ, तो क्योंकि आपकी भी उन्होंने- पहली फिल्म थी। हाँ, I mean, तो जब एक सुपरस्टार के मुंह से आप ये बात सुनते हो, और उन्होंने बोला नहीं मुझे लगता है इस फिल्म को आपसे बेहतर कोई नहीं डायरेक्ट कर पाएगा, बिकॉज आप द वे यू नरेटेड मी द एंटायर स्क्रीन प्ले, जिस तरह से आपने पूरा स्क्रीन प्ले मुझे सुनाया है, पूरी पिक्चर मेरे सामने चल रही है। मैंने कहा यार आपने तो, इट्स माई प्लेजर, मतलब आपके द्वारा मुझे अगर ऐसा सुनने को मिल रहा है तो मैं तो खुशी से फुला नहीं समा रहा हूँ। फिर भी मैं एक बार, हम लोग अपनी टीम भी डिस्कस कर लेते हैं, तो मैंने राज भाई से बात की। मैंने कहा ऐसा बोल रहे हैं खेसारी भाई साहब, तो हम लोगों ने सबने बात की। राज भाई ने बोला यार सिद्धार्थ अब आ ही जाओ, बहुत हो गया, मतलब इतना अच्छा कंटेंट तुमने लिख दिया है, मुझे लग रहा है तो इस पिक्चर की पूरी बागडोर संभालो। क्योंकि आता जो कुछ भी था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे, उसके लिए
उस संघर्ष, जैसे बोलते हैं ना कोई गॉडफादर होता है, कोई गुरु होता है, तो जो संघर्ष है वही मेरा गॉडफादर है और संघर्ष ही मेरा गुरु है। आज इस मुकाम पर जब मैं निर्देशन करने जा रहा हूँ तो मैंने कम से कम 40 से 50 म्यूजिक वीडियो एडिट किए हैं, और वो भी एडिटिंग सीखी मैंने इसलिए क्योंकि नेसेसिटी इज़ अ नीड ऑफ इन्वेंशन। कंटेंट बनाने के लिए उतने रिसोर्सेज, उतने पैसे नहीं थे कि मैं किसी को हायर कर सकूं, तो मैंने एडिट सीखा। मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए मैं एक स्टूडियो में, मैंने जब म्यूजिक एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मेरा कैरियर शुरू हुआ था, तो वो कैरियर की शुरुआत स्टूडियो में चाय पिलाने से हुई थी। बीइंग अ बॉय आई स्टार्टेड माई जर्नी, दो आई वॉज अर्निंग वेल, बट वो काम सीखने के लिए मुझे मेरा वो राइटर का बैगेज लेकर वहाँ नहीं आ जा सकता था। बिल्कुल सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने अपनी जर्नी बताई बहुत ही जो शॉर्ट में, तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है हम सभी के लिए, जो भी हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकालने के लिए। अरे नहीं, टाइम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे छोटे भाई भी हैं और एक उम्दा निर्देशक हैं, साथ ही साथ एक बेहतरीन चैनल आप चला रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी रीच है आपकी। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा, आपने अपने चैनल पर हमको इतना वक्त दिया, जहां मैं अपनी ज़िंदगी की भड़ास निकालने का आपने। मेरे चैनल के लिए भी बहुत मतलब अच्छी बात है, खुशनसीबी है मेरे चैनल की कि हमारे जो बड़े भैया हैं सिद्धार्थ भाई, इन्होंने अपना टाइम दिया। और थैंक यू सो मच आपको एक बार फिर से, और आप सभी को से मैं विदा लेना चाहूँगा। फिर मैं अगले एपिसोड में मिलता हूँ एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।